Hello everyone, welcome to this channel. In this video, I will discuss the news at world level given in the Pratyukta Darpan magazine of May month. वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा जो कि मैं आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो उसमें जो मेन विषय हैं, टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहले डेनमार्क के बारे में, उसके बाद आरबीआई से रिलेटेड न्यूज रहेगी एंड देयर आफ्टर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स के बारे में आई विल टॉक। उसके बाद सी ड्रैगन 23 ए मल्टीनेशनल एंड मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट लिमिट्स ऑन हिज फ्रीडम ऑफ ट्रेवल, दैट इज़ आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट। उसके बाद हमारी न्यूज़ रिलेटेड है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया which is concerned with the industrialist टाटा, रतन टाटा। देन एक और एक्सरसाइज है ला पेरोस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज कोबरा वेरियर 2023 जो कि रॉयल एयरफोर्स ने होस्ट किया। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट विल बी द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर विजिट, फर्स्ट बायलेटरल विजिट टू इंडिया। तो उसमें क्या क्या विजिट में हुआ डेट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। देन सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड यूएस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमीकंडक्टर इज़ अ बर्निंग इशू एंड वेरी नीडी। देन जो लास्ट टॉपिक रहेगा डेट इज़ ऑकस डील। ऑकस मीन्स यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री ऑन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट्स। So I will move to the first news, that is Denmark becomes the first country to import carbon dioxide and store under green sand project। ये डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है, पहला कंट्री बन गई है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर सकता है और वो स्टोर करेगा। और ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर चल रहा है उसका नाम है ग्रीन सैंड। डेनमार्क इनॉर्गरेट्स प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ 1800 मीटर बीनीथ द नॉर्थ सी। Then it becomes the first country in the world to bury carbon dioxide imported from abroad। bury इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो इंपोर्ट करेगा फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ उसको समुंदर के 1800 मीटर नीचे जाके नॉर्थ सी में उसको स्टोर करेगा, एक तरह से बरी कर रहा है वो। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेवयार्ड वेयर द कार्बन इज इंजेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से निकाल के ये स्टोरेज कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के नीचे जो है स्टोर किया जा सकता है। और ये किस तरह से ये कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इसमें दिया गया है जानकारी। वेयर द कार्बन इज इंजेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर वार्मिंग ऑफ एन ऑयल फील्ड लेड बाय ब्रिटिश केमिकल जिएंट इनोस एंड जर्मन ऑयल कंपनी विंटरसेल्फ डीएसजी कंपनी के नाम है, जर्मन और ब्रिटिश की दो कंपनियां हैं। द ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू स्टोर अप टू 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर बाय 2030। तो दिस प्रोजेक्ट इज अंडर प्रोग्रेस एंड बाय 2030 इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा पर ईयर स्टोर करने का डेट विल बी 8 मिलियन टन्स। अभी जो अराउंड 30 प्रोजेक्ट्स आर करेंटली ऑपरेशनल और अंडर डेवलपमेंट इन यूरोप। 30 प्रोजेक्ट अभी इस पर काम कर रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट है। बट अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स दैट स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम नियर बाय इंडस्ट्रियल साइट्स, ग्रीन सैंड डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ बाय ब्रिंगिंग इन द कार्बन फ्रॉम फार अवे। बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स इस तरह से काम कर रहे हैं, पर इसकी जो स्पेशलिटी है जिसके लिए ये न्यूज में है डेनमार्क, डेट इज़ कि ये बहुत दूर से दूसरी कंट्रीज से भी लाके इंपोर्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसको इंपोर्ट करके जो है समुद्र के नीचे स्टोर कर सकता है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स है उसमें ज़्यादा दूर से वो नहीं ला पाते हैं, आसपास जो कंट्री के आसपास जो हैं केवल उतना ही वो ट्रैवल कर सकता है उससे। तो देयर आर सम की फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये डिटेल्स में अगर इसका पढ़े तो फर्स्ट कैप्चर एट सोर्स, किस तरह से ये कैप्चर करेगा, पहले सोर्स जहाँ से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से कैप्चर करेगा, देन इट इज़ देन लिक्विफाइड
इसको लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है एंड देन ट्रांसपोर्टेड, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। करेंटली इट इज़ बीइंग बाय शिप, लेकिन बाय पोटेंशियली बाय पाइपलाइंस आने वाले टाइम में थ्रू द पाइपलाइंस इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड and will be stored under the reservoirs such as geological cavities और depleted ऑयल और गैस फील्ड जो समुद्र के नीचे रहते हैं वहाँ। दूसरा इसमें जो की फैक्ट्स है दैट इज़ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी इसके लिए जो चूज किया गया है दैट इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एज द रीजन ऑलरेडी हैज पाइपलाइंस एंड पोटेंशियल स्टोरेज साइट आफ्टर डिकेड्स ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। तो बहुत सारी गैस और ऑयल वहाँ से निकाल ली गई है समुद्र से, नॉर्थ सी से। तो वहाँ पर जो कैविटीज़ बन जाती हैं और ऑलरेडी पाइपलाइंस उसमें हैं ऑलरेडी, वहाँ पे जो सेटअप प्रोजेक्ट का है तो वहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ये किया जा सकता है, सूटेबल है। उसके बाद जो की फैक्ट्स है वाइल मेजर्ड इन मिलियन ऑफ टन्स द क्वांटिटीज स्टोर्ड स्टिल रिमेन्स स्मॉल फ्रैक्शन ओवरऑल इमिशन। तो ये स्टिल बोला जा रहा है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वर्ल्ड में इमिशन होता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, बट स्टिल इट इज़ होप एंड इट्स स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू द। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं उसके पीछे फैक्ट दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग यूरोपियन इन्वायरमेंटल एजेंसी द मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन इमिटेड 3.7 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन 2020। तो एक इन्होंने आंकड़ा दिया है 2020 में अकेले 3.7 बिलियन टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ये यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इमिट किया था, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो ये स्टोर करने की उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। स्टिल दिस इज़ अ होप एंड इट्स अ स्टार्ट, वी कैन एक्सपेक्ट मोर इन द फ्यूचर। नेक्स्ट की फैक्टर दैट इज़ द लॉन्ग कंसिडर्ड a complicated solution with marginal use. Carbon capture has been embraced as necessary by United Nations Intergovernmental Panel on Climatic Change। ये तो सभी को पता है, all believe that, and the International Agency Energy Agency, but it remains far from the miracle cure फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। बोला कि ये ऐसा इट्स रिमेन्स फार फ्रॉम दिस नॉट लाइक ए मिरेकल कि एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन दूर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है इस प्रोजेक्ट से। बट क्योंकि ये इसलिए भी बोल रहा है कि जब इस प्रोसेस में जब ये करेगा, स्टोर करेगा, तो उसमें इटसेल्फ 21% तो गैस ऐसे ही जो है वो इमिट हो जाती है। तो लेकिन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, लेकिन हाँ ये है कि ये हेल्प ज़रूर करेगा। फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है इसमें आई एम गोइंग इन डिटेल्स। इफ़ यू वांट कि हमें इतना डिटेल्स की ज़रूरत नहीं चाहते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, तो यू कैन जस्ट forward the video and go to the next topic also, but I believe if you go through the full detail it will be very much helpful. So now I will move to the next news which is regarding the RBI। और यहाँ पे जो है that is RBI approves banks to transact with 18 nations। तो RBI ने अप्रूवल दिया है 18 नेशंस में जो कि ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे रुपये में, और इस पर एक स्पेशल अकाउंट खोला जाएगा जिसका नाम है बोस्त्रो, स्पेशल बोस्त्रो रुपये अकाउंट, ये इसका नाम है। और 18 कंट्रीज़ में जो है रुपये में ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि RBI द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज़ टू ओपन स्पेशल बोस्त्रो रुपये अकाउंट टू सेटल पेमेंट इन रुपीज़ इन द गवर्नमेंट सेट। स्पीकिंग इन राज्यसभा में ये बात बताएगी, किसने बताया, दैट इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस भगवत किशन राव कराद। उन्होंने बताया कि 60 सच प्रपोजल अप्रूवल्स हैव बीन गिवन बाय द RBI। ऐसे 60 अप्रूवल्स को दिए गए हैं RBI के द्वारा। दीज 18 नेशंस, आई मीन 18 नेशंस कौन कौन से हैं इसमें, बोत्सवाना है, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इज़राइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सिचलीज, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड द यूनाइटेड किंगडम भी है। तो दीज आर 18 नेशंस ऑन विच देयर विल बी स्पेशल अकाउंट कैन बी ओपन इन विच ट्रांजेक्शन विल बी डन इन द रुपीज़। तो इसमें बिज़नेस करने के लिए जो हमारे अब्रॉड में जो रहते हैं बिजनेसमैन्स जो डील करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, दे विल हैव वेरी मच फैसिलिटेशंस। ज़रा मैं चर्चा करूँगा कि ये जो बोस्त्रो अकाउंट है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत में जानेंगे। बोस्त्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स होल्ड फॉर फॉरेन बैंक्स इन द फॉर्मर्स डोमेस्टिक करेंसी, इन दिस केस द रूपी। Domestic banks use it to provide international banking services to their clients who have global banking needs
and an additional arrangement to the existing system that uses freely convertible currencies and works as a complementary system. The existing system requires maintaining balance and position in such currencies like यूएस डॉलर एंड पाउंड टू फैसिलिटेट ट्रेड। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो होता है उसमें अगर हमें डील करना है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ तो आइदर यूएस डॉलर या पाउंड्स में हमारे अकाउंट्स में पैसे होने चाहिए। आइदर वी हैव टू एक्सचेंज इट रुपी को पाउंड में या फिर यूएस डॉलर, बेसिकली यूएस डॉलर में होता है। तो वो चीज़ की ज़रूरत अभी पड़ेगी नहीं और डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो व्हाट आर द की फैक्ट्स के बारे में बात करें कि इसके की फैक्ट्स क्या क्या हैं। दे आर द प्रोसेस। इसकी जो प्रोसेस थी वो जुलाई 2022 में ही शुरू हो गया था, जब आरबीआई ने अनाउंस किया था कि ये डिसाइड किया जा रहा है या टू पुट इन प्लेस एन एडिशनल अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग फॉर इनवॉइसिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन इंडियन रुपीज़। तो जुलाई 2022 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी और जो द अनाउंसमेंट केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द कमोडिटीज़ क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय द वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट रशिया। जब वेस्टर्न ने जो है रशिया के ख़िलाफ़ सैंक्शन जब कर दिया आफ्टर व्लादिमीर पुतिन लॉन्च द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन इन फरवरी 2022 में, तो उसके बाद से इसका अनाउंसमेंट आ गया कि ये हम करेंगे। द ट्रेड इन लोकल करेंसीज हैव बीन मोटेड एज। तो उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि यूएस डॉलर में, क्योंकि वो लोगों ने बैन कर दिया था, रसिया से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी बहुत सारे बैन लगे हैं, सैंक्शन यूएस ने लगाए। तो उसके जो सॉल्यूशन था कि हाउ इंडिया विल डील विद अदर कंट्रीज टू फुलफिल इट नीड्स, सो दिस वाज द सॉल्यूशन। तब से शुरू हुआ था एंड नाउ इट इज़ फंक्शनल फुली। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ कवर अप किया है प्रतियोगिता दर्पण है, दैट इज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि बायलैटरल एक्सरसाइज या मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज होते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है फ्रिंजेक्स, जैसे कि नाम से है फ्रिंजेक्स, मार्च में 7 और 8 मार्च 2 दिन के लिए एक्सरसाइज की गई थी। और इसका जो एक्सरसाइज हुई थी वो इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी कंडक्टेड। और कहाँ पर हुई थी? केरला में। केरला में एक पंगोड मिलिट्री स्टेशन है थिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे ये एक्सरसाइज किया गया था इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में। और क्या इसका पर्पज़ था, कौन से लोग इसमें शामिल थे, आर्मी की जो बटालियंस हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दिया गया है। तो हमें पढ़ेंगे कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम आर्मीज ऑफ बोथ द नेशंस आर एंगेजिंग इन द फॉर्मेट विद ईच कॉन्टिजेंट कंप्राइजिंग ऑफ कंपनी ग्रुप फ्रॉम ईस्ट थिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन आर्मी ट्रूप्स। तो इंडियन आर्मी ट्रूप्स की थिरुवनंतपुरम पे ही एक ट्रूप्स जो वहाँ पे मिलिट्री बेस की है वो थी, और फ्रेंच का जो था वो 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड था। नाउ जो बेसिक एम था एक्सरसाइज का, एट इनहेंसिंग इंटर ऑप्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द फोर्सेज एट टैक्टिकल लेवल्स पे। द स्कोप ऑफ एक्सरसाइज इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए जॉइंट कमांड पोस्ट टू सिक्योर एन एनविसेज्ड एरिया for undertaking joint humanitarian assistance and disaster relief, establishing an internally displaced population camp and move of disaster relief material. The joint exercise further cemented defense cooperation with France, which is a key aspect of overall Indo-France strategic partnership. बेसिकली ये जो एक्सरसाइज किया गया था, जो एक जनरल पर्पज़ रहता है, उसके अलावा इट वाज ए जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, किस चीज़ के लिए, ताकि हम डिजास्टर रिलीफ में और जो लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं और कैंप्स में रहते हैं, मूव ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल को करने के लिए जॉइंट एक्सरसाइज जो की जाएंगी, उनके लिए उसको अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छे से ऑपरेशंस कर सकें बिटवीन टू कंट्रीज़। दिस एक्सरसाइज वॉज conducted successfully. Now what are the key facts? तो key facts हैं, purpose of FINJEX 23 defense exercise to improve tactical interoperability, coordination and collaboration between the two countries forces, या बोलें कि between the two country forces। दूसरा जो था एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्या था? इट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड सेटिंग अप एन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कैम्प, मूविंग डिजास्टर रिलीफ सप्लाई एंड ऑपरेशनलाइजिंग ए जॉइंट कमांड पोस्ट टू सिक्योर एन एरिया वेयर जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड। एंड द फाइनल, तो तीसरा की पॉइंट है, डेट इज जॉइंट एक्सरसाइज वुड स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, विच इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ देयर वाइड स्ट्रेटेजिक अलायंस।
तो ये डिटेल्स दिया गया था। बेसिकली जो डिजास्टर रिलीफ हैं और जो लोग कैंप में रहते हैं आफ्टर द डिजास्टर, डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, और जो रिलीफ मटेरियल है उन लोगों के हेल्प में एक्सरसाइज जो की जाएगी उसके लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज था। ओके। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग सी ड्रैगन, एक ऑल मल्टीलेटरल सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज जो है दिस इज़ बिटवीन द नेवीज़ की है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। अब इसको देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज हुई थी डेट वाज कंडक्टेड ऑन 14 मार्च को हुई है। इसमें P-8I एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी जो कि गुआम USA टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज सी ड्रैगन, USA में ये एक्सरसाइज हुई है। थर्ड एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट कंडक्टेड बाय द US नेवी। US नेवी ने ये करवाया है और दिस इज़ ऑल्सो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शेड्यूल फ्रॉम 15 से 30 मार्च के बीच में ये हुआ था। फोकस्ड ऑन कोऑर्डिनेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। यहाँ पे जो ड्रिल थे बेसिकली एंटी सब मैरिन वॉरफेयर ड्रिल्स को दिया गया। तो बेसिक जो एम इस एक्सरसाइज का था डेट वाज टू अचीव हाई लेवल ऑफ सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फ्रेंडली नेवीज विच इज़ बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कमिटमेंट टू एन ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक मल्टीलेटरल। तो इंडो पैसिफिक में ये को वहाँ पर अच्छा कोऑर्डिनेशन करने के लिए अमंग मैनी नेवीज़ ऑफ वेरियस कंट्रीज़ ये एक्सरसाइज कराया गया था। और इसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी दे वे टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंडियन नेवी जहाँ पर कि इनका P-8I एयरक्राफ्ट था, उसके बाद P-8A ऑफ द US नेवी, देन जापान की नेवी जिसका नाम है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, उसके बाद रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये जो है इसमें वेरियस जो है एयरफोर्स भी है इसमें कनाडा की, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी है P-8I। तो दीज आर द कंट्रीज़ जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि ये है क्या सी ड्रैगन एक्सरसाइज बेसिकली क्या है। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज़ ए बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होता है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो कि USA कंडक्ट करती है। एंड दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन हेल्ड सिंस 2015 से ये एक्सरसाइज हो रही है लगातार हर 2 साल में, एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय US नेवी एज आई ऑलरेडी डिस्कस। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ नेवल फोर्सेस फ्रॉम multiple countries in the Indo-Pacific region, including India, Japan, Canada, and Republic of Korea. The aim of the exercise is to enhance the collective anti-submarine warfare capabilities of the participating navies while also promoting mutual trust and cooperation between friendly nations. Scope and the complexity of the exercise have increased over the years, reflecting the growing importance of ASW in the Indo-Pacific region. So these are various facts जो है नेवी जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक्सरसाइज करती है, और ये पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक्सरसाइज कराई जाती है। तो ये देखा गया है कि पिछले 2015 से जो एक्सरसाइज हुई तो इन कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है। तो दिस वाज द रिजल्ट, दिस इज़ द रिजल्ट। नाउ इसमें कुछ की फैक्ट्स हैं, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू की फैक्ट्स। तो ये इसमें ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ बताया गया है जो मैं वी हैव डिस्कस्ड अबव। तो ये वेरियस पॉइंट्स को इफ़ यू वांट टू गो थ्रू यू कैन गो इन डिटेल देन, बट आई वुड लाइक टू गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
That is, the Russian president limits on his freedom of travel. ICC issues arrest warrant. ये रिगार्डिंग रशियन प्राइम मिनिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन के बारे में है। और आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट। आईसीसी जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है उसने अरेस्ट वारंट जारी किया। और कितने अरेस्ट वारंट? 38 अरेस्ट वारंट्स की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 38 टोटल। तो चलते हैं इस न्यूज़ की ओर। ये क्या बोलता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड आईसीसी इन हेग, हेग इसका हेडक्वार्टर है, हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर द व्लादिमीर पुतिन ओवरसीइंग। किस चीज़ के लिए इन्होंने वारंट दिया? फॉर ओवरसीइंग द अबडक्शन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन। तो यूक्रेनियन चिल्ड्रन का अबडक्शन, उनको अगवा कर लेना, इस बात को रशियन आर्मी ने जिस तरह से उनको अगवा किया है, और पुतिन बीइंग द कमांडर, इन्होंने इसको ओवरसी किया है, देखा नहीं अनदेखा कर दिया है, जो कि एक क्राइम माना जा रहा है बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की तरफ। सीइंग रशिया अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग पारिया स्टेट इन ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट फॉर वारंट बाय आईसीसी प्रोसिक्यूटर। तो इनके जो जज हैं आईसीसी के, उन्होंने 38 इन्होंने जो बेसिकली जो इसको एज ए पनिशमेंट जो लगाया है, वो रशियन लीडर विल फेस लिमिट ऑन हिज फ्रीडम ऑफ ट्रेवल। 123 मेंबर हैं आईसीसी के, उनमें ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ द फर्दर डिवेनिंग हिज आइसोलेशन। आईसीसी जजेज हैव इशूड 38 अरेस्ट वारंट। तो जो रशियन प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने उन पर लगाया गया है लिमिट कि 123 मेंबर जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, उनमें इनका ट्रैवल बैन कर दिया गया है, और साथ ही साथ में 38 अरेस्ट वारंट्स भी लगा दिए गए हैं। आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि द वारंट आर द फर्स्ट टू बी इशूड बाय आईसीसी फॉर ए क्राइम कमिटेड इन द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर में पहला ये इंटरफेयर है आईसीसी का, एंड इट इज़ वन ऑफ द रेयर ओकेजन्स व्हेन द कोर्ट हैज़ इशूड ए वारंट फॉर द सिटिंग हेड ऑफ स्टेट। तो पहला एक ऐसा केस है जहाँ पर कि सिटिंग हेड, मतलब प्रेसिडेंट किसी कंट्री का या प्राइम मिनिस्टर जो हेड कर रहा है, तो उसके खिलाफ में ये वारंट मिला है। पुटिंग पुतिन इन द कंपनी ऑफ द लिबियन लीडर मुअम्मर गद्दाफ़ी। तो इससे पहले जो है लिबियन लीडर मुअम्मर गद्दाफ़ी के साथ ऐसा हुआ था, तो उनकी कैटेगरी में इसको रख दिया गया है। एंड द सुदानीस प्रेसिडेंट उमर अल बासिर। रशिया डज नॉट रिकॉग्नाइज द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन एंड इंसिस्टेड दैट इट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द वारंट्स। तो हालांकि रशिया इसका बोल रहा है कि इट डज़ नॉट अफेक्ट रशिया इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है उनके कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को। तो ये रशिया का कहना है। अब अगर हम देखें, चलो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विल गो इन सम डिटेल अबाउट द आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट। About International Criminal Court. International Criminal Court investigates and where warranted tries individuals charged with the gravest crime of concern to the international community. Genocide, war crime, crime against the humanity and the crime of aggression. तो these are the various things। इस तरह के जो हैं ग्रेवेस्ट क्राइम के लिए जीनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन, इस तरह के जो क्राइम्स हैं इसके लिए आईसीसी इंटरफेयर करती है। एंड द कोर्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्लोबल फाइट टू एंड इम्प्यूनिटी and through international criminal justice the court aims to hold those responsible accountable for their crimes and to help prevent these crimes from happening again. It governed by international treaty called Rome Statute. The ICC is the world's first permanent international criminal court. Now further going in details, the ICC's 18 judges are elected by the Assembly of State parties of their qualifications, impartiality and integrity, and they serve 19 years 9 साल के लिए ये सर्व करते हैं नॉन रिन्यूएबल टर्म्स है इनका। देश इंश्योर फेयर ट्रायल्स एंड render decisions but also issue arrest warrant or summons to appear, authorize victims to participate, order witness protection measures and more. They also elect from among themselves the ICC president and 2 vice president who head the court. Now अगर इसके बारे में की फैक्ट्स पढ़ा जाए तो 21 people have been held in the ICC detention center and have appeared before the court.
अभी तक जो है 21 लोग जो है आईसीसी डिटेंशन करके रखा है, डिटेंशन सेंटर में रखा है एंड हैव अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। और कोर्ट में जिन लोगों ने जो लोग अपीयर हुए हैं वो टोटल 21 लोग ही हुए हैं। 14 रिमेन एट लार्ज। चार्जेज हैव बीन ड्रॉप्ड अगेंस्ट 5 पीपल बट ड्यू टू देयर डेथ। इसमें से 5 लोग ऐसे थे जिसमें से जिन लोगों की डेथ हो गई तो उनके चार्जेस जो है उनको हटा दिया गया। द जजेज हैव इशूड 10 विक्टिम्स कन्विक्शंस एंड 4 एक्विटल्स। 4 एक्विटल्स मतलब 4 लोगों को छोड़ दिया गया है इसमें से, जिनको मुक्त कर दिया मीन्स उनके चार्ज को बोला कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है, एंड 10 कन्विक्शंस को रखा आउट ऑफ 14 एंड 5 टोटल। आईसीसी हैज़ कन्विक्टेड 5 मैन ऑफ वॉर क्राइम्स। तो फर्दर ये बता रहे हैं कि आईसीसी ने जो कन्विक्टेड किया था 5 लोगों को वॉर क्राइम्स के लिए एंड क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ऑल अफ्रीकन मिलिटिया लीडर्स फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, माली एंड युगांडा। टर्म्स रेंजेस फ्रॉम 9 to 30 ईयर्स ऑफ प्रिजन। तो इसमें जो दिया गया है अफ्रीकन मिलिटिया लीडर्स हैं जिनको 9 से 30 साल का इम्प्रिजनमेंट मिला। कौन लोग थे? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, माली एंड युगांडा, ये लोग थे। अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल टर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जीवन भर कारावास इसमें दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये मैक्सिमम पॉसिबल टर्म्स है। हालांकि कैपिटल पनिशमेंट जैसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। टॉप फ्यूजिटिव इज़ द फॉर्मर सूडान लीडर उमर अल बासिर वांटेड फॉर जीनोसाइड इन डाबर। तो अभी से जो सबसे ज़्यादा क्राइम जिसके अगेंस्ट में था दैट वाज सूडानीस लीडर उमर अल बासिर, जिसको जीनोसाइड इन दारफर में जीनोसाइड के लिए चार्जेस जिसके ऊपर लगे थे। द फर्स्ट फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट एबल टू अपीयर बिफोर आईसीसी, फॉर्मर इवोरियन प्रेसिडेंट लॉरेंट वैगडो वाज एक्विटेड फॉर ऑल चार्ज इन 2019 आफ्टर 3 years ट्रायल। तो यहाँ पे एक फॉर्मर इवोरियन प्रेसिडेंट थे जिनको 2019 में 3 साल तक लगातार ट्रायल चली और उसके बाद छोड़ दिया गया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। So we will move to the next topic, that is the Indian industrialist Ratan Tata appointed in Order of Australia। ये बहुत ही सम्मान की बात है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे रतन टाटा जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत ही इंडिया के रेस्पेक्टेबल हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं, तो इनको अपॉइंटेड किया गया है, एक तरह से अवार्ड दिया गया है। दैट अवार्ड इज़ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड इन द हाईएस्ट ऑर्डर रैंक इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये इनको मिला है, और ये किस चीज़ के लिए मिला है और क्या है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू रीड कि ऑस्ट्रेलियाज़ हाई कमिश्नर ऑफ टू इंडिया बैरी ओ फेरेल, ये हाई कमिश्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के इंडिया को, उन्होंने इन्फॉर्म किया ऑस्ट्रेलियाज़ गवर्नर जनरल हैज़ मेड दिस अपॉइंटमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल ने उनका बनाया है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस टू द ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल रिलेशंस, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी मीन्स मानव से जो प्यार करते हैं, विश्व प्रेमी, इस चीज़ के लिए इन्हें मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? बायलैटरल रिलेशंस, किस चीज़ में? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट एंड फिलेंथ्रोपी। रतन टाटा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी ऑफिसर इन द जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो द अवार्ड्स आर कंसिडर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड काउंसिल फॉर द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक काउंसिल बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, वो इसको ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो चूज करती है कि किसको ये अवार्ड देना है। साल में 2 बार ये अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड देने की प्रक्रिया 1975 में शुरू हुई थी। द काउंसिल इटसेल्फ हैज़ 19 मेंबर, 19 मेंबर्स इस काउंसिल में हैं, वो आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। करंटली चेयर, इसमें जो चेयरमैन है वो सेन स्टोन है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अवार्डेड ट्वाइस, 2 बार ये दिया जाता है, एक 26 जनवरी को और एक दिया जाता है 21 अप्रैल जो कि क्वींस बर्थडे है। अवार्ड टेक्स बिटवीन 18 months एंड 2 years टू बी प्रोसेस्ड। तो इसमें 18 महीने और 2 साल का टाइम लगता है प्रोसेस करने में, अकॉर्डिंग टू द काउंसिल।
There are 4 level of award within the Order of Australia. Code for example had already been made an officer of the Order of Australia. तो ये बहुत सारी कुछ और डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो हम ये इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सम इंडियन कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको ऑलरेडी ये अवार्ड मिल चुका है। तो इसमें जो सबसे पहले अवार्ड मिला था शी वॉज मदर टेरेसा इन 1982 में मदर टेरेसा को मिला। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोली जहांगीर सौरभ जी 2006 में। फिर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 2012 में अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद पुरुषोत्तम सवरीकर, प्रोफेसर मोहकान सिंह खनगूर एंड प्रोफेसर विजय 2017 में इनको मिला। इन तीनों को मिलके ये मिला था। फिर अमित दास गुप्ता 2022 में इन्हें मिला और 2023 में रतन टाटा जी को ये अवार्ड मिल गया है। थोड़ा कुछ की फैक्ट्स हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पहला है रतन टाटा हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट फॉर द डीपर टाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इंक्लूडिंग एडवोकेटिंग फॉर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विच वॉज फाइनलाइज्ड इन 2022 एंड सपोर्टिंग विजिटिंग बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर्स इन इंडिया। तो ये रतन टाटा के बारे में बताया गया, टाटा जी के बारे में, कि ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। किस चीज़ में रहे हैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने में और ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ाने में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रही है। दूसरा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज़ बीन बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 1998 1998 से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ऑस्ट्रेलिया में है। एंड ये इट एम्प्लॉयज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियंस ऑफ एनी इंडियन कंपनी। सबसे जो इंडिया की कंपनी जो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती है। कितना उसका नंबर दिया गया है वो भी दिया गया है, 17,000 स्टाफ एंड एसोसिएट्स हैं उसमें। दूसरा, TCS के बारे में है, ये बता रहे हैं कि TCS ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी थ्रू द सिग्निफिकेंट प्रो बोनो प्रोग्राम विच ऑफर्स कॉम्प्लीमेंट्री IT सर्विसेज टू 6 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड इंडिजीनियस लीडरशिप। तो यहाँ पे NGO एज ए NGO भी ये काम करता है IT सर्विसेज के लिए। यहाँ पे इनके हैं जो कि हेल्थ और इंडिजीनियस लीडरशिप के फील्ड में काम कर रही है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें दिया है, इट इज़ pertinent to note that through scholarship offered under the Tata Family Trust, Indian students have been afforded opportunities to study in Australia, deepening people-to-people and economic ties and creating opportunities in the Australia's education sector। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। स्कॉलरशिप के थ्रू जो है टाटा फैमिली ट्रस्ट, अंडर द टाटा फैमिली ट्रस्ट इंडियन स्टूडेंट्स हैव बीन अफोर्डेड, इंडियन स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो जिससे हमारा पीपल टू पीपल और इकोनॉमिक टाइज इन सब में इन द फील्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी जो है प्रोग्रेस हुई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक और एक्सरसाइज के बारे में दिया गया है। थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोस। ला पेरोस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि 13 और 14 मार्च 2023 को इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी जो कि यूनाइटेड किंगडम की नेवी है और यूनाइटेड स्टेट की जो नेवी है, उनके बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है ला पेरोस, हेल्ड इन द इंडियन ओशियन रीजन। दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरोस विच इज़ कंडक्टेड बाई द फ्रेंच नेवी। तो ये एक और नेवी की एक्सरसाइज है जो कि बाई मीन्स साल में 2 साल में एक बार होती है, एंड दिस इज़ कंडक्टेड बाय द फ्रेंच नेवी। तो फ्रेंड्स, पहले हमने एक एक्सरसाइज देखी थी सी ड्रैगन, जो कि यूएस नेवी कंडक्ट करती थी, और वो एक्सरसाइज जो कंडक्ट होती थी दैट इज़ कंडक्टेड इन पैसिफिक ओशियन, और ये वाला जो कंडक्ट हो रही है इंडियन ओशियन में हो रही है, और इसको जो कंडक्ट कर रहा है दैट इज़ फ्रेंच नेवी। और आगे इसका जो एम है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सरसाइज वॉज एम्ड एट इनहेंसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड ऑप्टिमाइजिंग मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेवीज इन इंडो पैसिफिक रीजन। The Indian Ocean area hosted the third edition of the multilateral exercise La Pérouse. Every 2-year exercise La Pérouse, an exercise run by the French Navy, aims to improve maritime domain awareness and maritime cooperation among the participating navies in the Indo-Pacific region. तो यहाँ पर इंडियन ओशियन में भी एज वेल इंडो पैसिफिक रीजन में भी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए
कोऑपरेट करती हैं ये नेवीज़, और ये एक्सरसाइज वाज हेल्ड वेरी सक्सेसफुली. नाउ गोइंग टू द की फैक्ट्स, इफ you want to, I would like to throw some light. So the first key fact is given that the 2-day exercise gives like-minded navies the chance to forge stronger connections in terms of planning, coordination and information sharing for seamless maritime operations. Surface warfare, anti-air warfare, air defense drills, cross-deck landing and tactical maneuvering are only a few of the complicated and sophisticated naval operations that will be performed during the exercise. दूसरा बोलता है दिस वर्जन ऑफ द ड्रिल फीचर्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द फ्लीट टैंकर INS ज्योति एंड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री, बोथ ऑफ विच वेयर बिल्ट डोमेस्टिकली. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट किया था, INS ज्योति और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एक है हमारे पास INS सह्याद्री. इन दोनों के दोनों जो है डोमेस्टिकली बिल्डअप हैं, INS ज्योति एंड INS सह्याद्री, जो कि पार्टिसिपेट किए थे इन दिस एक्सरसाइज. इंडियन नेवीज पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज डेमोस्ट्रेट्स द अलाइड नेवीज हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, interoperability and synergy, as well as their dedication to the Indo-Pacific region's rules-based international border. So these were some key factors, and now I will move to the next topic. So that was all about the exercise ला पेरोस जो कि 2 दिन की एक्सरसाइज थी, 13 और 14 मार्च को हुई थी, विच इज़ कंडक्टेड बाय द फ्रेंच नेवी. और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, यूनाइटेड किंगडम की नेवी जिसे रॉयल नेवी बोलते हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023. नाउ कोबरा वॉरियर जो है ये होस्ट किया गया रॉयल एयरफोर्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम को बोला जाता है. यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स को बोलते हैं रॉयल एयरफोर्स. नाउ द फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ये रॉयल एयरफोर्स होस्टेड मल्टीनेशनल लाइव फ्लाई एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर अंडर वे विद द एयरफोर्स डिटैचमेंट फ्रॉम द बेल्जियम एंड यूनाइटेड स्टेट. इसमें बेल्जियम है, यूनाइटेड स्टेट हैं, एज वेल एज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम फिनलैंड, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. वैसे ये पहले से एक्सरसाइज होती थी. दिस इज़ इरिटेशन नहीं, इटरेशन, क्योंकि रिपीटेशन है ऑफ द रॉयल एयरफोर्स होस्टेड मल्टीनेशनल लाइव फ्लाई एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम फिनलैंड, इंडिया, सऊदी अरेबिया. 3 कंट्रीज़ फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी. द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक शेड्यूल थी. एंड इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट कंप्राइजिंग 145 लोग जो इंडियन एयरफोर्स से कंटिजेंट में थे, एयर वॉरियर्स 145. दे डिपार्टेड फ्रॉम एयरफोर्स स्टेशन जामनगर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर एट वेडिंगटन एयरफोर्स बेस ऑफ द रॉयल एयरफोर्स इन यूनाइटेड किंगडम. तो वेडिंगटन में जो जगह है एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में ये एक्सरसाइज किया गया था. और इसका एम था सिनर्जाइज मल्टी डोमेन इफेक्ट, एंड सो इंक्लूड्स नॉट जस्ट एयर डोमेन बट ऑल्सो स्पेस एंड साइबर, एंड फॉर दिस इटरेशन लैंड एज वेल. तो स्पेस, साइबर एंड लैंड ऑल्सो, तो इन तीनों का ही जो है मैं कोऑर्डिनेट करके इनको सेफ गार्ड करने की ये एक्सरसाइज इनके बीच में सक्सेसफुली हेल्ड हुई है. द एयर स्पेस फॉर द एक्सरसाइज इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस आउट ओवर द नॉर्थ सी. नाउ द कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज रन ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार होती है. एंड इट इज़ लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज रन बाय द रॉयल एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज इज डिजाइन टू ट्रेन पार्टिसिपेंट्स इन हाई इंटेंसिटी लार्ज फोर्स टैक्टिकल एयर वॉर फाइटिंग ऑपरेशंस. द एक्सरसाइज विल टेक प्लेस अंटिल 24 मार्च. तो ये हो चुकी है एक्सरसाइज, 24 मार्च तक थी. एंड विल सी 70 एयरक्राफ्ट टेकिंग पार्ट. इसमें टोटल 70 एयरक्राफ्ट थे. एंड दीज आर द कंट्रीज विच पार्टिसिपेट. पहला इसमें एयरफोर्स ऑफ फिनलैंड है, एयरफोर्स ऑफ स्वीडन, देन एयरफोर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एयरफोर्स, एंड एयरफोर्स ऑफ सिंगापुर वुड ऑल्सो सिंगापुर, एंड रॉयल एयरफोर्स एंड एयरफोर्स ऑफ इंडिया. टोटल 1 2 3 4 5 6 7 countries participated, and these are various
की फैक्ट्स जिसमें कि बिल्कुल सेम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जो विच वी डिस्कस्ड इन द अबव. Next news is regarding the Australian Prime Minister Anthony Albanese on the first bilateral visit to India. ये जो ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनीज़, इनका पहला विजिट है, बायलैटरल विजिट, यानी कि दो कंट्री के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आए थे इंडिया में 8 से 11 मार्च 2023 में. और इस विजिट के दौरान इन्होंने अहमदाबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली का विजिट किया. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनका वेलकम किया. द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड कमिटेड टू फर्दर डेवलप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज एंड फॉस्टरिंग ऑनगोइंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच आर एज फॉलोज एज जॉइंट स्टेटमेंट. तो ये जो बात है डेट इज़ जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है, उन्होंने वेलकम किया है द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है और जो कमिटमेंट है फॉर फर्दर डेवलपिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज के लिए और फॉस्टरिंग डेवलप करने के लिए ऑनगोइंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच आर एज फॉलोज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसका उन्होंने वेलकम किया उन्हें. तो वो ये जो इकोनॉमिक टाइज हैं और जो कमिटमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में. तो उसमें क्या क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे. उसमें इकोनॉमिक, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हैं उस पर थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं. कुछ पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जिसमें पहला पॉइंट है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑन 29 दिसंबर 2022 एंड emphasized the significant opportunities to diversify and expand two-way trade. They also noted with satisfaction and resolution of the long-standing issue of taxation of offshore income of Indian firms under the India-Australia Double Taxation Avoidance Agreement. तो ये उनका पहला पॉइंट था. सेकंड पॉइंट है जो उन्होंने एम्फेसाइज किया, डेट इज़ द progress for an early inclusion of an ambitious comprehensive economic cooperation agreement to realize the full potential of the bilateral economic relations, thus creating a new employment opportunities, raising living standards and improving the general welfare of the people of both countries. तीसरा जो उन्होंने अपना पॉइंट रखा, दैट इज़ द वेलकम इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन थ्रू the Indo-Pacific Economic Framework and the Supply Chain Resilience Initiative between India, Australia and Japan. Next point जो है that is they express progress under the Memorandum of Understanding between India's Khanij Videsh Limited and Australia's Critical Minerals Office. They emphasize the importance of implementing all 12th WTO Ministerial Conference outcomes, including on reform, particularly to have a fully and well-functioning dispute settlement system by 2024. So these were the points regarding economic, trade and investment. Now to next जो वार्तालाप हुई, that is regarding climate, energy, science and technology as well as research cooperation. तो इस एरिया में भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो है काफ़ी टाइज हैं, जो क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट, एनर्जी स्टोरेशन, कैसे प्रोडक्शन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड रिसर्च कोऑपरेशन भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शेयर करता है. तो उसके बारे में उन्होंने बोला द अर्जेंट नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, इम्प्लीमेंटिंग द पेरिस एग्रीमेंट एंड डिलीवरिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 27 इन शार्म एल शेख. The commitment to encourage climate action in accordance with each country's nationally determined contributions while ensuring energy security, job creation, poverty reduction and continuing international cooperation including through the Quad. क्वाड के थ्रू इन सब पॉइंट्स को करना चाह रहे हैं. अब क्वाड क्या है? 4 कंट्रीज़ का एक मिली जुली एक्सरसाइज है, जिसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है और उसमें जापान भी है. तो क्वाड के थ्रू इन सारे पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है. एंड G20 ग्रुप ऑफ 20 एंड द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज.
and the International Solar Alliance. नेक्स्ट पॉइंट जो है डेट इज़ द प्रोग्रेस इन कॉपरेशन in the area of science, technology, innovation and research between the two countries. The Prime Ministers welcome round 15 of the Australia-India Strategic Research Fund. India and Australia deepening their engagement within the coalition for disaster resilience infrastructure, particularly to enhance resilience of small island developing nations. Both countries will channel their pledged 10 million US dollar through the Infrastructure Resilience Accelerator fund launched at Conference of Paris 27 to support SITs under the Free Infrastructure and for the Resilient Island States and initiative of the CDRI. So these were the points regarding climate and research to improve in the field of research, various cooperation, how they can cooperate through the Quad and G20 and the commitment of यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 27 जो हुआ था उसमें जो भी कमिटमेंट उन्होंने किए थे, ये सब चीज़ों को बेसिकली उन्होंने स्ट्रेंथ किया है और वेलकम किया है कि भाई हम अपने जो कमिटमेंट्स किए हैं इन सब में भागीदारी करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और अपने अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उनको टारगेट को अचीव करने के लिए। उसी प्रकार डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस में भी दोनों ने टुवर्ड्स द ओपन इंक्लूसिव स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन में शांति को बरकरार रखने के लिए और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने के लिए दोनों ने अपना अपना कमिटमेंट जताया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशंस फ्यूचर में है इसी तरह से अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू द वेरियस एक्सरसाइजेस they have welcomed and did commitment to each other. डिफेंस एंड सिक्योरिटी के फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो कि आई मस्ट रीड आउट। फर्स्ट जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेलकम द कमेंसमेंट ऑफ द इनॉग्रल लैंडमार्क जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग ऑफिसर डिफेंस एक्सचेंज। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यंग ऑफिसर डिफेंस एक्सचेंज का एक प्रोग्राम है का इनॉग्रेशन किया है। प्रोग्राम फ्रॉम 1 मार्च 23 15 डे प्रोग्राम है, 15 दिन का ये प्रोग्राम है विद पार्टिसिपेशन ऑफ 15 ऑफिसर्स फ्रॉम ईच ऑफ द टू कंट्रीज इज करेंटली अंडरवे इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया लुक्स फॉरवर्ड टू होस्टिंग इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स इन 2024। सेकेंड इज द प्राइम मिनिस्टर express their commitment for working together to promote accountability for the perpetrators of such terrorist attacks, including through designations by the United Nations Security Council 1267 Sanctions Committee. Next is Prime Minister Albanese also called for the adoption of Delhi Declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes at the special session of the CTC of United Nations Security Council. In this regard, he noted with appreciation the United Nations Security Council PRST adopted under India's presidency of UNSC in December 22. Which condemned terrorism in all its forms and manifestations and called on all member states to deny safe havens to terrorists. He also expressed his appreciation at the holding of the third ministerial conference on No Money for Terror in November 22 in India. नाउ पीपल टू पीपल जो कोऑपरेशन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें से जो एक वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज विच इज और एनर्जाइज्ड बाय 99,76,000 Australians of Indian descent and agreed to further strengthen this special bond. Next is development of screen projects of cultural significance in both countries. The renewal of the Memorandum of Understanding of Cooperation in Sports and the Government of Victoria's decision to showcase Kabaddi ahead of 2016 Commonwealth Games.
Next is Prime Minister welcomed on ongoing effort to establish collaboration in the education programs, including technical and vocational education and training in both the countries. Now we will move to the next news, that is regarding the semiconductor supply chain. And this semiconductor supply chain is between India and United States. So India and United States signed memorandum of understanding on semiconductor supply chain. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर इज़ अ बर्निंग इशू, बहुत ही ज़्यादा ये रिक्वायर्ड है सेमीकंडक्टर, और इसकी कमी भी है। इंडिया काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है ताकि सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन इंडिया में किया जा सके, जो कि अभी तक बड़ी मात्रा में नहीं हो पाया है। तो 10 मार्च 2023 को इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया एक मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम क्या था? ये था सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन पे एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ड्यूरिंग द कमर्शियल डायलॉग 2023। यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया कमर्शियल डायलॉग वाज रीलॉन्च टू डिस्कस कोऑपरेशन फॉर अनलॉकिंग न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में है? सीक्स टू स्टैब्लिश ए कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म बिटवीन टू गवर्नमेंट्स ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलेंसी। अब रेजिलेंसी का मतलब है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलेंसी मतलब जब भी ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ों में वो हमेशा पूरी करेगा। स्ट्रांगली फर्मली इट विल स्टैंड। जो सप्लाई चेन है बहुत मजबूत रहेगी इसकी। रेजिलेंसी एंड डाइवर्सिफिकेशन, जब भी ज़रूरत होगी, जिस टाइम पे जिस तरह की भी, इट विल वर्क fulfill that commitment. In view of United States Chips and Science Act and India's semiconductor mission, they also launched standards and conformance cooperation programs phase 3 to be carried out in partnership between ANSI, American National Standard Institute, and Bureau of Indian Standards. It aims to leverage complementary strengths of both countries and facilitate commercial opportunities and development of semiconductor innovations ecosystem through discussions on various aspects of the semiconductor value chain. The Chips and Science Act was signed by the President Joe Biden in 2022 to boost funding for the American semiconductor industry. तो जो बाइडन ने 2022 में अमेरिकन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर की ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। सेमीकंडक्टर हर जगहों पे यूज़ होता है, चाहे वो कार्स हैं, बैटरीज हैं, मोबाइल फ़ोन्स, एवरीवेयर दिस इज़ यूज्ड सेमीकंडक्टर एज अ वेरी वेरी यूजफुल डिवाइस, यूजफुल प्रोडक्ट। मल्टीपल यूजेस इसके हैं। अब इसके की फैक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स आर गिवन इन द प्रतियोगिता दर्पण एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ आई विल like to go to the next topic, and the next topic and the last topic for this video is AUKUS deal. AUKUS deal is USA, UK and Australia agrees on nuclear submarine project. ये एक सबमरीन प्रोजेक्ट है, किस किस का? USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री ऑन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट। मार्च 13, 2023 को ऑस्ट्रेलिया, UK और यूनाइटेड स्टेट have come together to establish a new trilateral security partnership for the Indo-Pacific called AUKUS. Under the AUKUS deal, ये ट्राईलेटरल डील है। ट्राईलेटरल डील किसके बीच में है? यूनाइटेड किंगडम, USA एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि पार्टनरशिप करेगी फॉर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। नाउ Under the AUKUS deal, Australia will first receive at least 3 nuclear-powered submarines from the US. तो कम से कम 3 न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन मिलेगा USA से ऑस्ट्रेलिया को। Meanwhile, member of Royal Australian Navy will also be embedded at US and UK submarine bases from this year to gain the necessary skills to use the submarines. And from 2027, US and UK will base a small number of
nuclear subs at the Rhine base in Perth, Western Australia, before Australia buys three American Virginia class submarines in the early 2030s with options to purchase two more. Now, the agreement marks the first time in 65 years and only the second time in history that the US has shared its nuclear propulsion technology. The move will promote stability in the Indo-Pacific and support shared values and interests. It will ensure a peaceful and rules-based international order. Other initiatives like AUKUS are Five Eyes, that is Australia, Canada, New Zealand, and United Kingdom and the United States. ASEAN is an economic union comprising 10 member states in Southeast Asia, and now Quad, India, Japan, Australia, and the United States. दिस वॉज अबाउट द ऑकस, जो कि 3 कंट्रीज़ का एक मिला जुला संगठन है, और ये हिस्ट्री है ऑकस की जो हिस्ट्री इसके ऊपर हम लाइट डालें अगर, तो अंडर ऑकस अलायंस द 3 पार्टनर्स UK, US एंड ऑस्ट्रेलिया जॉइंटली गोइंग टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट कैपेबिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग. ऑस्ट्रेलिया बैंड चाइनीज़ टेलीकॉम जेंट हुआई in 2018 and its Prime Minister called for an investigation into the origin of COVID-19. तो ऑस्ट्रेलिया ने जो इनकी बैन लगा दिया था, ऑस्ट्रेलिया चाइना की कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है हुआई पे 2018 में, और ऑल्सो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोविड-19 का जो ओरिजिन था उसके लिए भी इन्होंने जो है बोला था चाइना को. ऑस्ट्रेलिया दस हैज़ फेल्ट इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द असर्टिव चाइना. तो काफ़ी ऑब्वियसली प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे रहा था चाइना की तरफ से इन 2 बातों को लेके. नाउ इंडिया एंड ऑकस. इंडिया का रोल क्या है ऑकस में? वाई दिस न्यूज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडिंग द ग्रुपिंग ऑफ ऑकस बिकॉज इंडियाज़ कंसर्न रिगार्डिंग द इनसर्किलमेंट by the China will be partially mitigated by AUKUS. China has made massive inroads in India's neighborhood in terms of infrastructure development, projects and presence. India has stated that the new partnership is neither relevant to the Quad nor will it have any impact on its functioning. The deal could eventually lead to crowding of nuclear attack submarines in the Eastern Indian Ocean, eroding India's regional preeminence. Now finally, what are the key facts of this AUKUS project? Under that, the plan is to design and build an entirely new nuclear powered submarine for the UK and Australian navies called SSN AUKUS, aimed at countering China's influence in the Indo-Pacific region. Leaders of UK, US and Australia have unveiled new details of their plan to create a fleet of next generation nuclear powered submarine. एक तरह से इसको चाइना के अगेंस्ट में इन्होंने एक तकड़ी स्ट्रेटजी ली है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं. तो यही हम बोल सकते हैं. दिस अटैक craft will be built in the United Kingdom and Australia to a British design, but use technology from all 3 countries. Interim and future boats will give Australia submarines which can travel further and faster than its existing fleet, with cruise missiles that could strike targets on land and sea. The submarines will, however, not carry nuclear weapons, and the United States, Australian and British officials have insisted the plans are consistent with international non-proliferation rules, despite Chinese protestations. Now, the Prime Minister of Australia, Albanese, said the submarine plan would create thousands of new jobs and mark the biggest single investment in Australia's defence capability in all of its history. These were the various topics from the world and from the my month of Pratyogta Darpan. Thank you very much for watching this video.